जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका टैक्सेशन की दुनिया में आपके फेवरेट चैनल CS ओ वाला पर, जहां दोस्त हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सर डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। सर क्यों है ये चैप्टर, क्यों पढ़ाया जाता है और इसका क्या काम है। तो दोस्त प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसका बहुत काम है कि हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर हम स्कूल फीस भरेंगे चिल्ड्रंस की, आपके अपने बच्चों की, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, किसी प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में, तो इन पर हमें गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है। मतलब आपकी पहले कंप्यूटेशन करेगी इनकम की और लेस करा देगी इन वाले अमाउंट्स को, ताकि आपके ऊपर टैक्स का बोझ ना आए। तो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। जितना समझ में आए उतना काफी है, बिकॉज इस चैप्टर के वेटेज से बहुत सारा नहीं आता है। एमसीक्यू बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने डीपीपी में डाल रखे हैं आपके। रिकेप अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का करें तो दोस्त अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने सारा जितना भी पढ़ा है बेसिक से लेकर अब तक का ग्रॉस टोटल इनकम के लिए, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम जो कि हर लेक्चर में आपको बताता हूं, अब जरूरत नहीं है उनको बार बार याद रखने की। इसके अलावा हमने पढ़ा था इनकम एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कि इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब अगर आप टी कॉफी रबर का बिजनेस करते हो तो इतने % टैक्सेबिलिटी रहेगी, बाकी का एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम करते हो इंडिया में तो इतने % या 100% टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है हमने। एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जिसमें से हमारे काम का क्लबिंग है इस वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि क्लबिंग में आपकी इनकम जुड़ जाएगी। अगर आपने कोई इनकम को डाइवर्स कर रखा है किसी और के हाथ में, तो आपके ही हाथ में आकर, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद कहानी डिडक्शंस की शुरू होती है, जिसके लिए हमें कुछ चैप्टर्स की मदद थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ेगी। लाइक सैलरी की एक आध बार जरूरत पड़ेगी, एचपी की एक आध बार जरूरत पड़ेगी और पीजीबीपी की एक आध बार जरूरत पड़ेगी। सर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनमें हमने अगर डिडक्शंस ले ली हैं कुछ, तो वो डिडक्शंस यहां पर दोबारा नहीं मिलेंगी। बट अगर हमें कोई डिडक्शन वहां लिमिट खत्म हो गई थी, जस्ट एन एग्जांपल, एचपी में एक लिमिट थी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को लेकर इंटरेस्ट वाली 2 लाख रुपीज वाली, तो वहां अगर वो लिमिट खत्म, एग्जॉस्ट खत्म हो गया है बट स्टिल आपका डिडक्शन पेंडिंग है, तो शायद उसका डिडक्शन आपको यहां पर सेक्शंस में मिल जाए। सिंपल कहानी वही है, अगर कोई डिडक्शन एक बार पहले किसी हेड में मिल गई है तो वो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, उस अमाउंट की दोबारा डिडक्शन नहीं मिलेगी। एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई इंटरेस्ट पीजीबीपी में क्लेम कर लिया, लाइक इंटरेस्ट अलाउड सेक्शन 36(1) में, तो उस डिडक्शन को यहां पर हम लोग दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। लास्ट आपका जाते जाते कि यहां पर 2 डिस्क्रिमिनेशन होने वाले हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉयड के बीच में, कई बार सैलरीड एम्प्लॉयड मतलब जो कमाता है, वहां भी कई एक आध जगह पर ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलग एम्प्लॉय को रखा गया, बाकी नॉन गवर्नमेंट जैसे सैलरी के चैप्टर में था कई सारी चीज़ों को लेकर, कम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन वाले टॉपिक में। इसके अलावा बाकी एसएससी आपके अदर एसएससीज चले जाएंगे। ये अदर एसएससीज में भी पीजीबीपी वाले हो, जिनका अपना बिजनेस हो या अदर इनकम्स कमाते हो। तो ये बेसिकली हमें चीज़ें याद होनी चाहिए जो पुराने लेक्चर्स में से। आज हम लोग यहाँ पर दोस्त पढ़ने वाले हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है 80C CCC। यहां पर डी, डीडी, डीडीबी, ठीक है। 80U अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, ठीक है, मतलब है कई सारी, बट वो जो एग्जाम में इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में पूछी जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी ही पढ़ने वाले हम लोग सेक्शन के नाम लिखूंगा तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर है वो ये वाली है, ठीक है। CCD भी है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, जितना लेक्चर समझ में उतना काफ़ी है। बस प्रैक्टिकल सिनेरियो पर याद रख लेना कि हाँ इन इन चीज़ों की डिडक्शंस मिलती है, नहीं एग्जेम्प्ट नहीं है। पहले तो इनकम में कंप्यूट हुई होंगी, फिर लेस करा दिया जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का बेसिक ख्याल रखना पड़ेगा, हमें एक एक कर चलते हैं। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बीइंग एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, जो भी मैंने बताया 5 हेड्स की इनकम अगर किसी इंसान की है। जनरली ऐसा होता है कि सैलरी वाले की पीजीबीपी इनकम नहीं होती, जनरली बोल रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता, और पीजीबीपी वाले इनकम सैलरी नहीं होती, बट जनरली उसकी 5 इनकम से, मानो वो किसी कंपनी में जॉब भी करता है, वर्क एट होम टाइप का, और घर में दुकान भी खोल रखी है नीचे किराने की एग्जाम्पल में, ठीक है, यानी उसकी सैलरी और पीजीबीपी की इनकम है।
इसके अलावा अपने घर के ऊपर एक किराए वाला घर दे रखा है उसने, जी सर एचपी की इनकम है। बैंक में एफडी करा रखी है, डिविडेंड आता है, शेयर्स ले रखे हैं, और कैपिटल गेन की इनकम आती है साल 2 साल में एक बार। दैट मीन्स कोई इन्वेस्टमेंट बेचता है, कोई जमीन बेचता है, ज्वेलरी बेच देता है घर की, आपको सब पढ़ा रखा है मैंने। पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ेंगे, और अगर कोई क्लबिंग इसके हैंड में होती है तो वो भी। असेसी कैन क्लेम सेवरल डिडक्शन एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6C। सर ये चैप्टर 6A की डिडक्शन बोला जाता है जो 80C to 80U मिलती है आपको ऑन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। मतलब अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो शायद आपको मिले, और कंपनी हो तो शायद ये वाली डिडक्शन आपको ना मिले। हमें इंडिविजुअल एचयूएफ के रिस्पेक्ट में सारी पढ़नी है, क्योंकि अगला ही चैप्टर है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके लिए हमें जितना लेवल का याद रह जाए कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए, सेम सिलेबस आपका सीएस प्रोफेशनल में भी है। As let down in the respective section, after allowing these reduction, total income of the assessee is arrived and tax is charged on it। मतलब इसको माइनस करने के बाद हमें टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, बट इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या? आप इस लिमिट से ज्यादा डिडक्शन, अदरवाइज क्या हो, मेरी पांचों हेड्स की इनकम मिला के आई 20 लाख रुपए, और मैंने इनकी बात मानकर 20 लाख को क्या करा लिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी जगह पर, तो जीरो हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, डिडक्शंस कुछ ऐसी है, कहीं 50,000, कहीं 25,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको डिडक्शंस मिला जुला कर 1.5 लाख मिलेगी, या अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से 50,000 25,000 मिलेगी, या फिर तीनों सेक्शंस में डिडक्शन 1.5 लाख की है बट मिलाकर 1.5 लाख मिलेगी। मतलब रेस्ट्रिक्शन है अमाउंट पर आपकी, और रेस्ट्रिक्शन है आपके स्टेटस पर कि आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज हो तो नहीं मिलेगी। हर एक सेक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कुछ सेक्शंस के लिए। डिडक्शन नॉट अवेलेबल फ्रॉम, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम। भाई अगर आपकी इस टाइप की इनकम्स है इस टाइप की इनकम मतलब अमीरों वाली इनकम। अमीरों वाली इनकम कौन सी होती है सर? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यार अमीर हो तभी इन्वेस्टमेंट करोगे तभी गेन होगा। तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, क्योंकि इस पर टैक्स रेट 10 और 20% होता है, आपको पता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% वाली इनकम या एसटीटी पेड, और कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्योंकि आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा, इसके आगे तो सेट ऑफ भी पॉसिबल नहीं था, इसके आगे सेट ऑफ भी पॉसिबल नहीं था, और यहां पर आपको पता है सेट ऑफ ये लोग किसी का करा सकते हैं, बट ये किसी का नहीं जा सकते समटाइम्स लाइक दैट। अभी अभी सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ा हमने, कैरी फॉरवर्ड वाला, उस वाले चैप्टर में हमने इनको स्पेसिफाइड, सर इनके अलावा भी तो थी, पीजीबीपी जो है वो सैलरी के पास नहीं जा सकता, उन सबको छोड़ दो सर, वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग उन सबको छोड़ दो, सिर्फ जो यहाँ लिखी हुई है इनसे आप डिडक्शंस नहीं ले सकते हो। इन वाली इनकम्स में से अगर आपकी कोई ये इनकम्स है, इनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, इन पर अलग से टैक्स रेट्स, अलग से टैक्स निकाला जाएगा, बट इनमें से आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। मतलब इनके अलावा अगर कोई इनकम है, सैलरी की इनकम है डिडक्शन ले लो, एचपी की इनकम है डिडक्शन ले लो, अदर सोर्स की इनकम है डिडक्शन ले लो, और आपकी कौन सी इनकम है, पीजीईपी की इनकम है, डिडक्शंस ले लो। बट आगे बढ़ते हैं सर, लिमिट ऑफ डिडक्शंस, यानी यहां पर अमाउंट जो है वो बोला है या तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैन नॉट एक्सीड जीटीआई, यानी आप अपनी इनकम को माइनस में नहीं ले जा सकते। यानी मेरी इनकम अगर 4 लाख रुपए की है, जस्ट एन एग्जांपल, और मेरा डिडक्शंस मानो अलग अलग स्पेसिफाइड जगह पर मैंने डिडक्शंस ले ली अलग अलग जगह, और 5 लाख रुपए आ गए। सर अभी तो आपने बोला 1.5 लाख बेटा, 2-3 सेक्शंस को मिला अलग अलग सेक्शंस हो गए, 5 लाख तक की डिडक्शन मैंने अवेल कर ली, तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जीटीआई 4 लाख है। सर तो 5 लाख आप लाए कहां से होंगे? ऐसी बातें करोगे आप लोग? जरूरी है मैंने इसी साल की इनकम से इसी साल का इन्वेस्टमेंट किया हो? पिछले सालों की भी इनकम हो सकती है जिन पर मैंने टैक्स दिया हो या नहीं दिया हो। यानी बेसिक एग्जाम्पशन में आ गया हूँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A बेसिक में पढ़ा था हमने, वाली इनकम मेरी बची हो, पैसा मेरे पास, या किसी से उधार लेकर मैं डिडक्शन ले रहा हूं, मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जस्ट एन एग्जांपल, तो क्या मैं माइनस करा सकता हूं 1 लाख की इनकम, माइनस इनकम दिखा सकता हूं 1 लाख? जैसे मेरा लॉस आ जाता था बिजनेस वाले हेड में, पीजीईपी में, नहीं सर वो नहीं दिखा सकते। आपकी जीटीआई जो होनी चाहिए, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, वो जीटीआई के अंदर ही होनी चाहिए, जीटीआई से बाहर नहीं जानी चाहिए। कैन नॉट एक्सीड जीटीआई, यानी जीटीआई अगर 4 लाख की है तो डिडक्शन आप 5 लाख की नहीं 4 लाख तक की ले सकते हो। वो अलग बात है आपको 50,000 की मिल रही है आपकी स्पेसिफाइड कंडीशंस पर, 1.5 लाख की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, 80,000 की मिल रही है, 90,000 की मिल रही है, 2 लाख की मिल रही है, अलग अलग सेक्शंस में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल विनिंग, उन वाली चीजों को एक्सक्लूड कर बेटा। यानी हम पहले ही बोल रहे हैं 2 पार्ट्स में इनकम्स को ले जाएंगे, वैसे तो इनकम सारी जुड़कर एक संग आएंगी, क्लबिंग भी एक सेम है, बट इस केस में 2 पार्ट, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाली इनकम, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपकी टैक्स रेट अलग है,
आप इज्जतदार हो, आप किस्मत से हो पाती हो, आप अमीरों के घर जाती हो, तो आपको थोड़ा अलग लिख लिया जाएगा, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। यार अमीर लोग किसी गरीब आदमी से कहता है मुझे 2 रोटी का आटा दे दे बाबा, आप अमीर हो, साइड में हो जाओ आप, आपके लिए वीआईपी लाइन है। इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115A, 115B, 115C और ACA, सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अलग से आपको इसी तरह रेफर करेंगे, अदरवाइज ये सब आपके प्रोफेशनल सिलेबस का पार्ट है। 115 सेक्शन आपके वहीं पर आता है। यहाँ पर टैक्स रेट्स भी अलग होती है। डिडक्शन मस्ट बी क्लेम अंडर चैप्टर 6 शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द असेसी क्लेम्स फॉर इट, यानी अपने आप से नहीं मिल जाएगी आपको डिडक्शन, आप क्लेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यानी यूट्यूब पर आप बहुत फेमस है बट मोनेटाइजेशन बटन ऑन नहीं करना चाहते हो, यानी एड्स आपके पास नहीं आए, तो आपके पास इनकम का सोर्स भी नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिडक्शन के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हम अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से डिडक्शन लेते हैं। यानी हो सकता है आपका बच्चा किसी बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता हो जहाँ साल भर की ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए हो। जैसे भी आराध्या बच्चन के लिए मैंने कहीं पर देखा था, उसकी महीने भर की फीस 3.5 लाख रुपीज़ पर मंथ है, ऐसा मैंने सुना था, कहीं पोस्ट पढ़ा था, फेक था या असली था पता नहीं, बट 3 लाख रुपए, साल में 42 लाख रुपए की डिडक्शन मिल सकती है। नहीं मिलेगी सर, क्योंकि डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक है अभिषेक बच्चन साहब को। तो एग्जाम्पल के लिए कि आपका बच्चा किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ की साल भर की फीस 1 या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए साल भर की, बोलो ट्यूशन फीस, बस वाली हटाकर ट्यूशन फीस मतलब जो मंथली फीस जाती है एक तरीके से। अब आपका बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो डिडक्शन अपने आप नहीं मिल जाएगी, आपको उसकी ट्यूशन फीस की वजह से उसको डिडक्शन लेनी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट सबमिट कहीं ना कहीं संभाल कर रखने पड़ेंगे कि हाँ मैंने इसकी ट्यूशन फीस पढ़ी, मतलब ट्यूशन वाली नहीं, स्कूल में जो ट्यूशन फीस होती है, स्कूल में जो पढ़ाने वाली फीस होती है बेटा, ठीक है। ट्यूशन फीस से हम लोग तो CS कर रहे हैं, ट्यूशन फीस का मतलब यही समझ लेते हैं, स्कूल तो है नहीं हमारा कोई इंस्टीट्यूट में पैसे जाते और CS वाला पर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी ट्यूशन फीस स्कूल के अंदर जो आप पढ़ रहे हो, स्कूल के अंदर वहां पर जो, तो आप उसके लिए क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट से बोलेंगे हाँ मेरा बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है और 1 लाख रुपए महीने साल की फीस जाती है तो रिडक्शन दे दो, तभी मिलेगी। मैं LIC का प्रीमियम भरता हूं तो मुझे रिडक्शन दे दो। डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल, मतलब अब अगर आपने किसी और हेड्स में या और सेक्शन में या कहीं भी पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी ले रखी डिडक्शन, योर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 हैज बीन क्लेम्ड देन द सेम शैल नॉट क्वालिफाई डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन। इन एनी अदर सेक्शन मतलब मानो आपने HP में भी डिडक्शन ले रखी है अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाली, तो आप उसको यहाँ पर नहीं ला सकते। यानी अगर वहां लिमिट रह गई है, लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया था सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। चलिए सर अब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अभी जब इतनी सारी हम बातें कर रहे थे उनको अलग अलग कैसे ट्रीट किया जाए। देखो आपकी इनकम बेटा सैलरी टाइप की होगी, कंप्यूट कर यहाँ आ जाएगी, उसमें अलावेंसेस, परक्विजिट्स, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, प्लस माइनस वॉट एवर जो भी होना है, डिडक्शंस वगैरह सब हटाकर आपकी सैलरी की नेट इनकम यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी की सेम HP की प्लस में हो या माइनस में हो यहाँ पर उठाकर आ जाएंगे। सेम वही कंप्यूटेशन का तरीका, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, सर विच एवर इज हायर का विच एवर इज लोअर होता है, हाँ विच एवर इज लोअर मैं आपसे कराना चाहता था। कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, देन कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, फिर कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो MV और FR विच एवर इज हायर लोअर कर आप यहाँ पर आ जाएंगे और लेस करा लेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो 30% मिलती है, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह सारी चीजें, नेट इनकम लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती थी लास्ट में निकालते थे। PGEP में प्रॉफिट हो या गेन हो या लियाना, क्लबिंग होगी, सेट ऑफ होगा, किस तरह होगा। कैपिटल गेन की STCG LTCG अलग कर देंगे, इधर हम लोग 111A वाली और LTCG वाली। सर दोनों फर्क क्या होता है, इसके अलावा भी कोई STCG होती है कि हाँ अगर आपने ज्वेलरी बेची है 15 महीने रखकर, क्योंकि ज्वेलरी की बड़ी उम्र कितनी होती है, 36 महीने के बाद आपकी लॉन्ग टर्म बनती है, वो 15 महीने में शॉर्ट टर्म ही रहेगी वो, तो शॉर्ट टर्म है तो वो 111A में नहीं आती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे याद है MP MLA की सैलरी, डायरेक्टर की फीस, सबलेट वाली इनकम, ये आपका मिला जुलाकर आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसका सब डिवीजन करना पड़ेगा, हमें 4 पार्ट में अलग अलग लेना पड़ेगा। हमारे काम की तो ये है जिसमें से हमें रिडक्शन चाहिए। आपको STCG कवर करना है अंडर सेक्शन 111A, STCG कवर करना है अंडर सेक्शन 111A को अलग रखना है। अगर आपने कोई शेयर सिक्योरिटीज खरीदे थे जिस पर STT पे होता था और आपने उन्हें 12 महीने से कम में बेच दिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर है वो, तो आप STCG में कवर हो जाओगे अंडर सेक्शन 111A। LTCG की बात करूं, LTCG की बात करूं तो वो आपके लिए क्या है, 20% और 10%, उनको भी आपको अलग रखना पड़ेगा। कैजुअल इनकम, अगर कोई विनिंग लॉटरी हुई है, दिवाली का सीजन चल रहा है और मानो आपने कोई लॉटरी खरीदी 20 रुपए की और इनाम निकला है 50 लाख रुपए का,
मालामाल वीकली टाइप की, वहाँ पे 1 करोड़ का था, तो आपको उसको भी अलग रखना पड़ेगा। यानी डिडक्शंस आपको इनमें से नहीं मिलेंगी बेटा, डैश 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 छोड़ रहे हैं। डिडक्शन आपको सिर्फ किस में से मिलेगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जीटीआई में से, एंड में वापस से टोटल करना पड़ेगा और यहाँ से घटा दी जाएगी। यानी इन पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा, जो कि टैक्स रेट में आपको पहले ही बता रहा था, 15, 10, 20 और 30। सर क्या इन्हें याद रखनी बेटा, एक क्वेश्चंस करकर याद हो जाएगी, एमसीक्यूज करकर याद हो जाएगी। डीपीपी वाले क्वेश्चन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 लेक्चर और पेंडिंग है, जहां पर हमने सभी तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डाला हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा सर, सारी इनकम्स को जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, डिडक्शंस को लेस करा दिया, बहुत बढ़िया। डिडक्शंस हमें किस में से लेस नहीं करानी सर, इनमें से लेस नहीं करानी, इनमें से लेस नहीं करानी, क्योंकि ये मना कर रहे हैं, अदर देन, एक्सक्लूडिंग, इनको हटाकर। और जो जीटीआई मानो 3 लाख रुपए का, डिडक्शन भी 3 लाख तक रुक जानी चाहिए आपकी, भले ही आप क्लेम कर सकते थे 3.5 लाख अलग अलग सेक्शंस की वजह से, बट आप 3 लाख से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। यहां पर आपकी जो भी चीज आएगी वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, टैक्स रेट्स यहां पर लगा दिए जाएंगे, इन पर 15, 20, 30, इस पर स्लैब रेट वाला 2.5 लाख 115 बीएससी से जा रहे हो तो वो, और अदरवाइज वाला। चलिए सर आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ एलआईसी प्रीमियम, जो मेजरली याद रखना है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सेट्रा, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्योंकि हम लोग बेटा टैक्स जो कंपटीशन सीखेंगे टैक्स का, वो जनरली इंडिविजुअल्स के सीखेंगे, चाहे वो बंदा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, या फर्क नहीं रखा है हमने, यानी कब विदेशी है उसे भी इज्जत दी गई है बराबर की, यानी राजा बेटा हो, जमाई राजा हो, या फिर पड़ोसी हो। सर ये क्या है, राजा बेटा पर जमाई राजा पड़ोसी, बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने डिटेल में समझाया था, राजा बेटा हो, जमाई राजा हो या पड़ोसी हो, तीनों के केस में डिडक्शन बराबर मिलेगी। यानी अगर आप इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एलआईसी प्रीमियम पे कर रहे हो, पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर आप ट्यूशन फीस वगैरह पे कर रहे हो, जो कि आने वाली चीजें हैं, assessee has made a deposit or an investment in any one or of the listed items, listed securities नहीं है, listed item मतलब जिनकी लिस्ट याद हुई है, इन जगहों पर अगर इन्वेस्ट करता है एसएससी, एसएससी कौन, एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ, कंपनी नहीं कर सकती इस रिडक्शन को क्लेम, पार्टनरशिप नहीं कर सकती, एओपी बीओआई नहीं कर सकती, स्कूल कॉलेज एजेपी नहीं कर सकते, मंदिर वगैरह नहीं कर सकते, मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था, इन लोगों को छोड़कर आपको इनसे डिडक्शन, इन लोगों को छोड़ दो आप, इन लोगों को डिडक्शन मिलेगी, इंडिविजुअल एचयूएफ, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। स्टार्टिंग में नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट हमने इसीलिए ही पढ़ा था। चलिए यहाँ भी कुछ लिमिट्स हैं, क्या सर याद रखनी है बेटा, जितनी याद हो जाए ठीक है, मैं आपसे ज्यादा जिद नहीं करूंगा, बहुत कुछ आपने मेरी बात मान मान के याद किया है। एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बोथ, बहुत बढ़िया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एज इंश्योरेंस पॉलिसी और मैंने बार बार बोला था, अगर आप अपनी जिंदगी का बीमा कराते हो, सर आपने कराया हुआ है कि बेटा मैंने बस यही नहीं कराया, बच्चे हैं नहीं जो स्कूल फीस भरूं, यानी डिडक्शंस के रास्ते में मैं थोड़ा सा कमजोर सा महसूस करता हूं खुद को जब मैं डिडक्शन लेने की बात करता हूं, ठीक है। इनकम की टैक्स प्लानिंग अलग चीज है, बट डिडक्शंस के मामले में कमजोर है हम। इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन एज एन लाइफ ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप इंडिविजुअल है तो भैया अपने ऊपर ले लो, वाइफ के ऊपर ले लो, वाइफ और हस्बैंड, वाइफ कमा रही है तो हस्बैंड, चाइल्ड के ऊपर ले लो, मेजर हो या माइनर हो, ऑफ सच इंडिविजुअल, मतलब अगर आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल खुद के ऊपर ले ले, स्पाउस के ऊपर ले ले, और सन के ऊपर ले ले, मेजर माइनर, डॉटर के ऊपर ले ले, मेजर माइनर, चिल्ड्रंस के ऊपर ले ले। इन केस ऑफ एचयूएफ, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, यानी अगर आप एचयूएफ की तरह टैक्स एसएससी बने हुए हो तो जो भी मेंबर है एचयूएफ के, किसी के ऊपर भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इन एक्सेस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड शैल बी इग्नोर्ड, मतलब अगर आप ये सोचते हो कि इनकम बचाने के लिए मैं ज्यादा महंगी वाली प्रीमियम वाली पॉलिसीज पे कर दूं जिसमें ज्यादा प्रीमियम हो, तो आपको ऐसा नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कुछ लिमिट्स लगा रखी है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। पॉलिसी अगर इंश्योर्ड हुई है अप टू 31 मार्च 12, सर आज के जमाने में जिंदा होगी, हाँ होगी। अगर कोई पॉलिसी 20 साल की है तो अभी तक मैच्योर नहीं होगी, अगर वो 2005-2006 में ली होगी तो। सर ऐसी पॉलिसीज कहाँ होती हैं बेटा, 15 साल का प्लान, 20 साल का प्लान, कभी आप इंश्योरेंस वालों के संग बैठो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जिंदगी के बारे में, आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा मरने के बाद की टेंशन हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर जिंदगी की चीजें बताता है, जियोगे इतना, ये सब कर लोगे, वो बोलेगा अगर 1% नहीं जिए तो क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपके परिवार को, मैं बैठ कर समझाता हूँ आपको डिटेल में।
तो पॉलिसी इंश्योर्ड अप टू 31 मार्च 2012, अगर पुरानी पॉलिसी है, पुरानी बेटा ये डेट अपने आप से याद हो जाएगी, 31 मार्च 12। सर कैसे याद होगी बेटा, क्वेश्चन आएंगे तो याद ही हो जाएगी। 31 मार्च 12 की है। इंश्योर्ड इज डिसेबल और सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB, अलग से बात करी जाएगी इसकी। 80 DDB में दिल दहलाने वाली बीमारियां हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 12-13, इसके बाद से शुरू होगा तो आप सिर्फ 10% क्लेम कर सकते हो। इसके बाद से स्लिप होगा सर किस चीज का 10%, ये 10%, 20%, 15% है आपका सम इंश्योर्ड, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका सम लिखा गया, पॉलिसी अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, उसका 20%, 10% और 15%। अभी क्वेश्चन आएंगे तो याद कर लेंगे हम लोग। ये बेटा कोई लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन वाली रेट्स नहीं है, बस उन्हीं से रिलेट है कुछ चीजें, ठीक है, रिलेट कुछ नहीं है। चलो, इंश्योर्ड इज एनी अदर पर्सन, देखो एक ही चीज अलग हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर इस 15 की जगह क्या कर दिया इन्होंने 10। अगर आप एनी अदर पर्सन पर करोगे, यानी सिंपल सी बात रखो, अगर दिल दहला देने वाली बीमारियों वाली बात कर रहा है तो 15% प्रीमियम पर कहानी पहुंच जाएगी। अदरवाइज 10 और 20 पुराने वालों पर 12 वालों तक का जो 31 मार्च 12 तक की कहानी है उसमें 20% है लिमिट, और अब तक वालों में 10%। उसमें 20% का मतलब क्या है, वो पहले जो प्रीमियम होता था, प्रीमियम पे करते थे हम, उसमें 20% तक का सम इंश्योर्ड जो है, सम इंश्योर्ड का 20% हम लोग क्लेम कर सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? एग्जांपल के लिए मानो कि आपका 20 लाख रुपए का पॉलिसी अमाउंट है, तो 10% इसका 2 लाख रुपया होता है मैक्सिमम। वो तो अलग बात है कि डिडक्शन आपको इस पूरे सेक्शन की 1.5 लाख की मिलती है, ठीक है। बट अगर आपका ये 10 लाख है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 10% के हिसाब से? 1 लाख। आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ बेटा, मैं पुरानी वाली पॉलिसी की नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए, जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप इस वाली पॉलिसी का साल भर में 80,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 10% तक की लिमिट है और आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कम कर रहे हो। 10 लाख का 10%, 80,000 तक की पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप पेमेंट 1,20,000 का कर रहे हो तो लिमिट 1 लाख है, भले ही पूरे सेक्शन की लिमिट 1.5 लाख है। और अगर यही पॉलिसी पुरानी है तो आप 20% तक का, यानी तो 1,20,000 का क्लेम कर सकते हो। जी सर बात समझ में आ रही है आराम आराम से। यानी पुरानी वाली पॉलिसीज पर बेटा मैक्सिमम 20%, पर लिमिट याद रखनी है कि 1.5 लाख तक की। लास्ट में जो पढ़ूंगा मैं सबको मिलाकर, इसमें जितनी भी चीजें आएंगी, पॉलिसी तो छोड़ो, ट्यूशन फीस सब पीएफ वगैरह का सारा पैसा मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन है। तो 1 लाख बेकार हो जाएंगे, मतलब 2 लाख बेकार हो जाएंगे अगर मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है तो, या 20% भी बेकार हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। एग्जाम्पल के लिए मेरी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और वो पुरानी वाली है 31 मार्च 12 से पहले वाली, यानी 2011 में ले रखी थी कोई पॉलिसी 5 लाख रुपए की। हर साल में इसके लिए 60,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ। वैसे तो बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी ऐसा कहना, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे देने के बाद कोई इतना कम पैसा क्यों लेगा, ठीक है। 60,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो इसको मैं आराम से डिडक्ट कर सकता हूँ। वो अलग बात है, ऐसा कोई प्रीमियम होगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं आज के टाइम पर कि 60,000 हम हर साल दो लास्ट में 5 लाख लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल था ये, 8 लाख ले लोगे तो 20% 1,60,000 हो जाता है। यानी आपको 3 लिमिट याद रखनी है कि या तो 10% अगर नई पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी है तो 20%, ये 10% 20% से ज़्यादा तो क्लेम कर ही नहीं सकते आप पॉलिसी अमाउंट का। दूसरा मैक्सिमम 1.5 लाख है आपका जो लास्ट में आपका निकलेगा। एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी द मिनिमम एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी हैपनिंग ऑफ द इंश्योरेंट, द वैल्यू ऑफ एनी प्रीमियम एग्रीड टू रिटर्न एनी बेनिफिट बाई वे ऑफ बोनस और अदरवाइज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी सम इंश्योर्ड की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, पेन का कलर चेंज करते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको हम पढ़कर आए थे, आपको याद होगा, तब मैंने बोला था रिडक्शन वाले चैप्टर में, इसकी फिर याद दिलाऊंगा आपको कि पीपीएफ में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता था। तो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हो देखो क्या क्या होगा। सब्सक्रिप्शन शुड बी इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, अगर वो इंडिविजुअल के नाम पर है तो सच इंडिविजुअल इज स्पाउस एंड इज चाइल्ड वेदर मेजर और माइनर। सेम केस जो अभी हम किसके लिए पढ़ा। In case of HU of any member, contribution must not be from repayment of loan. कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोन को रीपे करे। तो कंट्रीब्यूशन अगर पीपीएफ में अगर आप कर रहे हो तो आपको इसकी रिडक्शन मिल जाएगी। सिंपल से पॉइंट है, इनको एक बार रीड आउट कराने मेरे साथ, एक बार अपने आप से, एक बार क्वेश्चन करते समय एग्जाम टाइम पर अपने आप से याद रखोगे, जैसे मुझे याद हो गया अंदर से कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिडक्शन मिलेगी। इन सब का मिलाकर बेटा 1.5 लाख का रिडक्शन है, लास्ट में हम लोग देखते हैं उसे। एनी सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग एनएससी सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार पढ़ने की जरूरत
नहीं है उसको। आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, यूएलआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यूटीआई में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूलिप ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड में, मतलब इनको ऐसा बोला गया है धनरक्षा, ठीक है, इन सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एलआईसी के डिफरेंट डिफरेंट प्लान है एलआईसी के और अलग से भी, ठीक है, एलआईसी के तो है ही है, एलआईसी का तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेसिकली बहुत सारे प्लान है, ठीक है, जीवन ज्योति ये वो सारे, तो उनमें से अगर आप इनमें प्लान में, तो आप या तो प्रीमियम पे कर रहे हो अपनी लाइफ को बचाने वाला कि मर गया तो करवा लोगे, शर्मा जी तो नहीं रहे पर उनकी कमी आज भी महसूस होती है, पर हेड वाला कॉन्सेप्ट, contribution can be made in the names of the following person in case of an individual such individual spouse and children, बहुत बढ़िया, in the case of HUF बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम सेम चीज लिखेगा वो, some paid to effect or keep in for a contract for 95 insurance policy LIC और any other insurance, यानी अगर कोई एन्यूटी प्लान, सिंपल ये याद रखो एन्यूटी प्लान, जो अलग अलग चीजें उन पर मैं मार्क कर दूंगा, यूलिप प्लान यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, और यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए स्पेसिफाइड कंपनी, जो चीजें याद करने वाली उन पर मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। एनी सम पेड सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम और नोटिफाइड पेंशन, एनी सम पेड सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट। सर इतने जल्दी जल्दी पढ़ने का रास्ता, क्योंकि बेटा ज्यादातर एग्जाम में वही आने वाला है जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको डिटेल में। चलिए सर, इधर एक चीज है, एनी पेमेंट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट पीजीबी, जिसकी इनकम चार्ज हो रही है आपकी पीजीबी एचपी के हेड में, क्या हो गया है, एचपी के हेड में जिसकी इनकम आपकी चार्ज हो रही है, तो उस वाले केस में अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी हाउस को परचेज करने के लिए, तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। कब कब, इन वाले केसेस में। नेक्स्ट, एनी इंस्टॉलमेंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड, देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी मैं उन पर टिक टिक करता जाऊंगा, जो चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टाइम लूंगा आपके लिए। तो यहां पर एक चीज जो है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर अगर आप कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करते हो, जो कि 7.5% 7% के आसपास है, आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे टोपा एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंस कोई भी तरीके के करते हो ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी खरीदते में, तो बेचते में तो आपको पता है सेलिंग एक्सपेंस क्लेम हो ही जाते हैं आपको कैपिटल गेन में, बट खरीदने वाले एक्सपेंसेस आपको यहाँ डिडक्शन, सर वो तो कॉस्ट में जुड़ जाएंगे ना, हाँ कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, तो डेव वेब लगाने के लिए अलग से कॉन्सेप्ट, बट अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह का, तो आप माइनस करा सकते हो। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय assets फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में लिख दिए पहले, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर ऑफ एन एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, हर एक में नहीं, अगर आप एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी आप हो सकता है एलआईसी नहीं लेते हो, बच्चे नहीं हो तो स्कूल फीस नहीं भर पाते हो, आप कोई प्रॉपर्टी में ऐसे एक्सपेंसेस नहीं करते हो, अगर आप ये वाली स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिडक्शन मिल जाती है। Subscription to unit of any mutual fund under section 1023D for subscription of such unit in prescribed only in the, देखो जो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, हाँ, इन्वेस्टमेंट इज टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर विद शेड्यूल बैंक, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो टर्म डिपॉजिट समझते हो आप लोग, एवरी टाइप का अगर 5 साल का है, उसमें अगर आप डिपॉजिट करते हो, स्कीम कोई भी बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आपको उसका भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग बैंक स्कीम है, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए, बेटा कौन से वाले होते हैं, अनिल कपूर साहब या बच्चन साहब, सर अनिल कपूर साहब, सुपर सीनियर होते हैं बच्चन साहब, ठीक है। 5 year टाइम डिपॉजिट इन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस, जो चीज बैंक के लिए लिखी थी शेड्यूल बैंक के लिए वही पोस्ट ऑफिस। नाबार्ड में अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो नाबार्ड वाली स्कीम में, तो उसको भी आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड, क्योंकि जो चीजें याद रखने लायक थी 10% 20% पर एमसीक्यू आ सकता है, 31 मार्च 12 से पहले होगा तो 20% 10% टोटल इन्वेस्टमेंट का, टोटल सब चीजों का जोड़कर 1.5 लाख का। चलो, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू हिम डेफर्ड एन्युटी फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ सिर्फ 20% ऑफ सैलरी। चलो सर आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, रिपीट हुआ है क्या ये नया सेक्शन शुरू हो गया। चलो सर, मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हुआ है। हाँ जी, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आरपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, आपको वहाँ पढ़ रखा था
कंट्रीब्यूशन मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो ही पीपीएफ के लिए था वही था। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड के लिए सेम चीज है। सब्सटीट्यूशन टू एनी नोटिफाइड सिक्योरिटी हो, नोटिफाइड डिपॉजिट होम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप बेटी के लिए हम पर खाता खोलते हो, ठीक है, पर इसके लिए कुछ कहानी है। ये बेटी एनी गर्ल चाइल्ड हो फॉर हुम सच पर्सन इज द लीगल गार्जियन, मतलब आप उसके लीगल गार्जियन हो, ठीक है। पिता नहीं है तो क्या हुआ, लीगल गार्जियन है आप उसके। कंट्रीब्यूशन टू एनी नोटिफाइड पेंशन फंड, एनी पेमेंट बाय वे ऑफ ट्यूशन फीस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस पढ़ा था, एम्प्लॉयर आपके बच्चे की फीस देता था, फीस आप ही दे रहे हो अपने बच्चे की, बट और वो स्कूल इंडिया में सिचुएटेड है, यानी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फुल टाइम एजुकेशन करा रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर कोर्स करा रहे हो उसको तो उसकी ट्यूशन फीस में भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। डोनेशन टू स्कूल अगर आप दे रहे हो, सच पेमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी पेमेंट टुवर्ड्स एनी डेवलपमेंट और डोनेशन और पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस एग्जाम्प्ट है यहाँ पर। एग्जाम्प्ट का डिडक्शन मिलेगी आपको, महंगे से महंगा पढ़ाओ अपने बच्चे को। प्राइवेट ट्यूशन फीस यानी आप लोगों की जो ट्यूशन फीस है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो यहाँ का, तो उसको आप यहाँ पर कवर नहीं कर सकते हो, या आप कोई कोर्स करते हो कंप्यूटर का तो उसकी नहीं कर सकते। सिर्फ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में एसोसिएट है, मतलब फॉरेन बच्चे को पढ़ने भेजोगे तो उसकी ट्यूशन फीस आप क्लेम नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आराध्या बच्चन फॉरेन में पढ़ रही है तो अभिषेक बच्चन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, पर यहाँ तो फीस ही इतनी ज़्यादा है जितनी डिडक्शन की लिमिट नहीं है। जितनी साल भर की डिडक्शन लिमिट नहीं देता उतनी तो उसकी महीने भर की फीस है। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट दैट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, जिसका आपको 80 सीसीडी में मिलेगा फॉर लेस देन 3 ईयर्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है यहाँ पर, इन सब की जो बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलआईसी, प्राइवेट ट्यूशन फीस, एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ में पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिडक्शन मिलता है। यूलिप की इन्वेस्टमेंट करते हो नाबार्ड के पैसे में, इन वाले को चीज़ों को रिपीट एक बार 2-3 बार रीड करना है बस आपको। डिडक्शन नॉट अवेलेबल इन सर्टेन केसेस, बार बार एक ही बात लिखेगा, देखो क्या वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनसे नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अमाउंट पेड इन्वेस्टेड और डिपॉजिट सेल बी कंसिडर ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब जैसे 43B था ना कि आप सैलरी बोनस कमीशन एम्प्लॉय का पे कर देते हो, टैक्स ड्यूटी सेस फीस पे कर देते हो, तभी आपको डिडक्शन मिलता है। विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस सेल नॉट, मतलब हो सकता है आपके एलआईसी की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो गई है दिसंबर 2023 में, जस्ट एन एग्जांपल। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में और असेसमेंट 24-25 में आप क्लेम करना चाहोगे इनको, बट अगर आपने 31 मार्च तक पे नहीं करी है तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते हो। Above rule hold goods even though the assessee follows mercantile system, भले ही वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस प्रीमियम को डेबिट कर रहा है, वैसे तो कर नहीं सकता एलआईसी वाले को, बट जस्ट एन एग्जांपल, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है, बाकी चीज़ों को डाल दे रहा है, इसके अलावा जो चीज़ें थी। डिडक्शन अंडर सेक्शन शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो अमाउंट इन्वेस्टेड, सारी जगह पर सारा जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब या तो मिला जुला के 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का कर लिया, या मैक्सिमम कितनी है 1.5 लाख, यानी अगर आपने 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 90,000 की डिडक्शन, 1,20 का इन्वेस्टमेंट किया तो 1,20 की इन्वेस्टमेंट, 1,80 का इन्वेस्टमेंट किया तो 1,50 की इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस, 90 का इन्वेस्टमेंट किया 90 की डिडक्शन, 1,20 का इन्वेस्टमेंट किया 1,20 की डिडक्शन, 1,80 का इन्वेस्टमेंट किया तो 1,50 की डिडक्शन, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ कितनी है, 1,50। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट 80C के लिए, इतना सारा पढ़ा पर याद सिर्फ कितना रखना है हमको कि सर एक बेस पॉइंट पढ़ना है, इनको रीड करने हैं सारे पॉइंट्स। क्या क्या है सारे पॉइंट में? सर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर हम एलआईसी में प्रीमियम पे करेंगे रिडक्शन मिलेगा, प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस पे करेंगे रिडक्शन मिलेगा, यूलिप में इन्वेस्टमेंट नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन के लिए वो लिमिट याद रखनी है, अगर 31 मार्च 12 से पहले की पॉलिसी है तो 20%, अभी की है तो 10%, स्पेसिफाइड डिडीज दिल दहला देने वाली बीमारी 80DDB वाले में केस में 15%। आप डिडक्शन किस किस का ले सकते हो, किन किन के नाम पर? आपने स्पाउस के नाम पर करा रखा है, मेजर माइनर चाइल्ड के ऊपर करा रखा है, नहीं अपने परिवार के लिए अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी, प्रीमियम आप पे कर रहे हो, प्रीमियम पे हो जाना जरूरी है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो कैश बेसिस पर हो जाना जरूरी है। अब आई CCC 80CCC इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, क्या है इसके लिए अलग से क्यों मिला है इसका डिडक्शन? इसको हमने 80C में कवर नहीं किया, यहाँ आरपीएफ एसपीएफ पीपीएफ कवर किया था, वहां नहीं कवर किया। रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप, बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, ये एचयूएफ भी नहीं है यहाँ पर। सर क्या ये भी याद रखना? हाँ, जहाँ जनरली बहुत सारी डिडक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, जहाँ पर इंडिविजुअल है वहाँ इंडिविजुअली आपको याद रखना। बहुत आसान सी है, इसमें बहुत सारे नहीं है बेटा, सिंपल है।
अगर अमाउंट पे कर रहे हो अंडर एन एन्यूटी प्लान ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एसएससी हैज पेड और डिपॉजिटेड एनी सम अंडर एन एन्यूटी प्लान। प्लान क्या है? एन्यूटी किसका? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर LIC का वहां भी था, यहां भी था, हाँ। और अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशंस फ्रॉम द फंड रेफर टू इन सेक्शन 1023A-B। 1023A-B एग्जाम्प्ट इनकम वाले सेक्शन में था, वहाँ निपटा दिया था इसको जल्दी से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम्प्ट इनकम टाइप का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अमाउंट पेड अगर कर रहे हो आप कहाँ पर? LIC ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, अदर इंश्योरर कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो एन्युटी प्लान है आपका पेंशन का, तो आपको रिडक्शन मिल जाती है। पेमेंट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, द अमाउंट मस्ट बी पेड आउट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्जाम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका इट इज नॉट रिलेट्स टू करंट। इवन हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच इनकम रिलेट्स टू करंट ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपको पूछा था एग्जांपल सर GTI 4 लाख के बाद इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कर दिया हमने, सभी सेक्शन का बेनिफिट अवेल कर रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एग्जाम माइंड में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनकम 4 लाख की है तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कैसे हो सकता है। पिछले सालों की इनकम हो, कोई टेंशन नहीं है, चाहे उस पर टैक्स पे किया हो या नहीं किया हो। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डिपॉजिटेड और 1.5 लाख, सेम चीज है जो अभी 80C के लिए पड़ी, बट आगे कंडीशन आएगी जिसको आपका दिमाग थोड़ा और खुल जाएगा कि लिखा अलग अलग सेक्शन में बट कहानी कुछ और है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड, इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड और क्रेडिटेड एज पर द स्कीम टू द एसएससीज अकाउंट शैल नॉट बी एलिजिबल टू डिडक्शन। इस वाले केस में आपको जो इंटरेस्ट वगैरह अमाउंट मिलेगा उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। विड्रॉल फ्रॉम सच फंड, अगर आप पैसा निकालोगे तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी और इज माय nominee as pension or and surrender of such annuity is taxable in the hands of recipient in the year of receipt. Interest or bonus received from such funds shall also be taxable. मतलब अगर आप इससे देने वाला पैसा इंटरेस्ट और टैक्स पॉइंट वाला पॉइंट है, वहाँ मना कर रहा है डिडक्शन नहीं मिलेगी तो यार टैक्सेबल होगा, सिंपल सा पॉइंट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड एंड फॉर विच द डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80CCC। अगर आप 80CCC में डिडक्शन ले रहे हो तो 80C में आप डिडक्शन नहीं ले सकते, ये बात पहले ही स्टार्टिंग में लिख दी थी उन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है 80CCD। ये भी बेटा किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? प्रीवियस ईयर के अंदर द एसएससी हैज पेड और डिपॉजिट एनी अमाउंट इन हिज, देखो अभी अभी पढ़ा, वहां बहुत सारी स्कीम्स थी, जनरली जो याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपकी पेंशन वाली आई और यहाँ पे भी पेंशन स्कीम है, बट किसके बेसिस पर? अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये LIC और अदर इंश्योरेंस को छोड़कर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको न्यू पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना ही बोलते हैं, यानी नई वाली है, ठीक है। यानी इसका 80CCD ये CCC के बाद, CCC के बाद में आया, यानी 80C में बेसिक चीजें थी, RPF, SPF, PPF, नाबार्ड, इन्वेस्टमेंट इन यूलिप, UTI, ठीक है, वो मैंने आपको बार बार याद दिला रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। इसके बाद आया आपका कॉन्सेप्ट किसका? पेंशन स्कीम का। वो पेंशन स्कीम LIC के बिहाफ पर चले या अदर इंश्योरर के, ठीक है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई करी है स्कीम तो उस पर भी आपको रिडक्शन मिल सकता है इंडिविजुअल को। बट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ पेज और 10% इन द सैलरी इन द प्रीवियस ईयर, 14% भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए रहा। 14% अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है, इज मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो 14% अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ पेड और डिपॉजिट और 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे 1.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 10% ऑफ सैलरी है। सैलरी जो आपने पढ़ रखी थी बेसिक सैलरी और उसमें DA जुड़ेगा। तो इस केस में याद रखने वाली चीज क्या है? 10 और 14, 10 नॉर्मल के लिए और 14 किसके लिए बेटा? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ अगर अदर इंडिविजुअल है, अदर इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑफ पेड और डिपॉजिट 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम, एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 82 लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो ये नया सा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो MCQ के लिए कि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलग अलग कर रखा है, एक के लिए 10 एक के लिए 14 है, ठीक है। रिडक्शन आपको इतनी मिलेगी, न्यूमेरिकल आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। चलिए सर, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, तीनों जो भी लगातार पढ़े, एग्रीगेट अमाउंट तीनों को जोड़कर अदर देन डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1B, इनको छोड़कर शैल नॉट एक्सीड 1.5 लाख, यानी सबको एक संग ही बना दिया। थोड़े 80C में जोड़ देते उन्हें नहीं, सेक्शन अलग है पर कहानी है कि मिलाकर डिडक्शन कितनी है? 1.5 लाख रुपए। इन दो को छोड़कर, इन दो कौन सा? एक तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एक 80CCD 1B वाला, ये वाला। चलिए सर, अब कॉन्सेप्ट है एन एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर 80CC, CCD और CCD, तीनों को जोड़ा उन्होंने।
अदर देन डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशनल डिडक्शन 80 CCDB, एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हटा देना और 80 CCD1 भी हटा देना। तो रेस्ट्रिक्शन अमाउंट है 1.5 लाख, यानी आपने अगर महीने में 10,000 रुपये भी स्कूल में फीस बच्चे को पढ़ाया और 12 महीने की 20 हो गई है, बट इन वाले सेक्शन में अलग से आपको फिर 1 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 50,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जुड़कर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी आपको। Contribution to the pension scheme by an individual allowable under section ACCD1 to subject to maximum of 50,000 रुपए। पेंशन स्कीम बाय एनी इंडिविजुअल अलाउबल अंडर सेक्शन 80 CCD, अभी पीछे जो पढ़ा था हमने अटल पेंशन योजना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन सिस्टम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD सब्जेक्ट टू 10% और 14% ऑफ सैलरी। ये 2 लिमिट आपको और याद रखनी है। मैक्सिमम बेटा डिडक्शन कितना, मैंने बोला न्यूमेरिकल इस पर चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने डीपी में 2-4 डाल रखे, बट आपको कॉन्सेप्ट इसमें से क्या सीखना है कि ये जो थ्योरी बेस MCQ बेस टाइप के क्वेश्चन है इनको जरूर कर जाना है। इनमें क्या कहानी है कि आपको यहाँ पर 10% और 14% ऑफ सैलरी का एक तो डिडक्शन, 14% ऑफ सैलरी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और बाकी और है। दूसरा 50,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है, यानी 1.5 लाख की वो अलग और 50,000 की ये अलग, बट स्पेसिफिक है 80 DD इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव, यानी बीमारियों की बात आ जाएगी बेटा, D फॉर बीमारियां, ठीक है सर, D फॉर बीमारियां का, B फॉर बीमारियां, D फॉर डिजीज होता है ना, चलो समझ लो। रेजिडेंट इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव, बेटा यहाँ पर स्टेटस समझ लो किन के बारे में बात कर रहा है, घर के बेटे की, इनकी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और रेजिडेंट HUF, मतलब यहाँ अभी तक सब अंधाधुंध चल रहा था, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, पहले वाले में इंडिविजुअल HUF दोनों के लिए, बट फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। असेसी एज अ डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव, डिपेंडेंट रिलेटिव होता कौन है? इंडिविजुअल के केस में या वाइफ या हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, बस यही इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट रिलेटिव्स है। सिर्फ इसी में बेटा डिपेंडेंट की बात कर रहा है, इसके अलावा पीछे वाले सेक्शन में कोई ऐसा डिपेंडेंट वाला वर्ड नहीं, यानी D फॉर डिपेंडेंट, D फॉर डिजीज। अगर डिजीज हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, डिसेबल रिलेटिव है हमारा, ठीक है, स्पेशल बोलना चाहिए वैसे इन पर्सन को। और HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ द HUF, बहुत बढ़िया। डिपेंडेंट रिलेटिव L, ए रिलेटिव इज सेड टू बी डिपेंडेंट इफ ही होली और मेनली फॉर द पर्पस मेंटेनेंस, अगर वो पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसका देखभाल करते हैं, तो उसके केस में अगर आप कोई खर्चा करते हो इस टाइप का तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कौन सा खर्चा और कितने का खर्चा? डिसेबिलिटी शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट सेक्शन 2I ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। डिसेबिलिटी मतलब हमारे लिए स्पेशल पर्सन होते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 2F। क्यों भैया, उनके बारे में इतना डिटेल जरूरत नहीं है। डेफिनेशन है मेंटल इलनेस, समझ गए होगे आप लोग यार, मतलब खुद से वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हम उन्हें स्पेशल पीपल बोलते हैं। नो बेनिफिट अंडर सेक्शन 80U टू डिसेबल रिलेटिव, द डिसेबल इंडिविजुअल हैज नॉट क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80U। भाई मना कर रहा है, अगर यहाँ करोगे तो वहाँ नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन डिसेबल रिलेटिव, एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, training and rehabilitation of a dependent being a person with disability, paid or deposit any amount in an approved scheme for the maintenance of disabled dependent framed by the life insurance corporation or any other insurance। so life insurance क्या क्या काम करता है हमको आज पता चला, हमें तो खाली लगा बीमा करता है वो शर्मा जी की बात वाला, बट नहीं, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इतने टाइप के कॉन्सेप्ट लेकर रखता है। टैक्स पॉइंट क्या था? स्कीम शेल प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम, जैसे वहां पर आपने पेंशन वाला देखा था, यहाँ पर 80D में बेटा बीमारियों वाला कॉन्सेप्ट है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन टू द स्कीम हैज बीन मेड ऑन अटेनिंग द एज 60 years और मोर बाय द मेंबर्स ऑफ द HUF एंड द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने सेक्शन, इसलिए ही ज़रूरत नहीं है इसका बेटा, कोई भी मतलब नहीं है सर। फिर लिखा क्यों है? क्योंकि ये एक्ट एज इट इज कॉपी। अब हमारा मेन पार्ट आ गया, मेन पार्ट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। अगर भयंकर बीमारी होगी उसे तो बेटा 1,25,000 रुपए तक की डिडक्शन है। सर अभी बड़ी मुश्किल में 1.5 लाख याद हुआ था, अब 1,25 बेटा मैंने पहले ही बोला था, जितना इस चैप्टर में से याद हो जाए उतना काफ़ी है। MCQs, DPP और क्वेश्चंस की मदद से जितना हम लोग करके जाएंगे काफ़ी है, इनफ है हमारे लिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सेक्शन, ये चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर लो कि हमें इनकम टैक्स ऐसी चीज़ों के लिए बेनिफिट्स देता है, डिडक्शंस देता है। हम इनकम टैक्स को जितना बुरा रूप से देखते हैं कि यार हमसे टैक्स वसूल लेता है, वैसा नहीं होता, आपका ख्याल रखता है वो पूरा।
रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी बट नॉट सीवियर डिसेबिलिटी, अगर बीमारी भयंकर नहीं है, वो सीवियर डिसेबिलिटी की पूरी डेफिनेशन दी हुई है। रिडक्शन सैलरी विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम, दैट इज रिडक्शन इज स्टैच्यूटरी इन नेचर, यानी अगर आप खर्चा करोगे तभी रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इलाज नहीं कराया तो आप रिडक्शन ले लो कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। A person with 80% और more of one or more disability is referred to section 56(4) of the person with disability, कोई एक्ट है, हमें पता नहीं है, हमारे साथ कोर्स में भी नहीं है सीएस के। अब पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, जिसको सीवियर यहाँ आपको सिंपल नाम लिख कर देगा, सीवियर डिसेबिलिटी देगा तो 125 और नॉर्मल डिसेबिलिटी देगा तो 75,000। दो लिमिट याद रख लेना, एमसीक्यू डाल दिया मैंने डीपी में इससे रिलेटेड, बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आई दिल दहला देने वाली बीमारियाँ, डीडीबी, जिसको अभी भी जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले। अगेन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव, यानी वहां पर तो आपके डिपेंडेंट है या रिलेटिव। द एसएससी हैज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्चुअली पेड एनी अमाउंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज और अलाइनमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड रूल 11 डीडी, पढ़ना नहीं है। इंडिविजुअल केस में वही स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, देखो यहीं पर मैंने बोला था आपके जो डिपेंडेंट वर्ड है वो यहीं पर चलेगा, बस इन्हीं वाले 3 सेक्शन में, डी फॉर डिजीज, डी फॉर डिपेंडेंट। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन जो है न्यूरोलॉजिस्ट से ले लो, यूरोलॉजिस्ट से ले लो, इतने सारे डॉक्टर होते हैं, मुझे पहली बार पता चला है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट जो है बेटा आपकी वो या तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 40,000 रुपये। सर कितनी सारी लिमिट, मैंने बेटा पहले ही बोला है आपको जितना याद हो जाए, मैं पहले ही बोल कर चल रहा हूँ, थोड़ा सा भी याद हो जाए बहुत है हमारे लिए। बस हमारे कहीं 39 अटक रहे हो, 39 अटक रहे हो तो 40 लाने में ही हमारा पीछा ना छोड़े, अदरवाइज हमने जितना कर लिया उतना बहुत है। बस इस चैप्टर में बहुत लिमिट्स है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बहुत लिमिट्स है, मुझे भी पढ़ते पढ़ते ही याद हुई थी, ठीक है, बट बहुत लिमिट्स है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, जहाँ पर क्वेश्चन वो समझ में आता है, बट एकदम एंड पॉइंट पर इतनी सारी चीजें, इफ सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ए सीनियर सिटीजन, तो भाई लिमिट हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपीज। तो मुझे खुद पता है कि लिमिट्स काफी सारी हैं, बार बार बोल रहा हूँ, 80C की मत भूलना, 80CCC 80CC डी के संग में मिलाकर 1.5 लाख की है। उन 2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा दो, पीछे का रिवीजन बार बार कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा दो और वो 10 आपका वो पैसा जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में जमा किया है। फॉर क्लेमिंग हायर डिडक्शन ऑफ 1 लाख, पेयर नीड नॉट बी अ सीनियर सिटीजन बट पर्सन फॉर होम सच एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं है बंदा जो है वो मतलब सोनम कपूर है पर अनिल कपूर साहब का इलाज करा सकती है, जस्ट एन एग्जाम्पल। सोनम कपूर साहब बोल रहा हूँ, सोनम कपूर मैम जो है वो अनिल कपूर साहब का इलाज कराएंगी तो भी काम बन जाएगा। डिडक्शंस को एक बार वापस से बेटा रिकैप करते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 40,000 फॉर 60 ईयर से कम वाले के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए वो लिमिट हो जाएगी 1 लाख। तो इसी डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे जिनको हमें कर कर जाने हैं। रिडक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन 80E, ई का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने अपने बच्चों को 12th के बाद पढ़ाया, आपके अपने या कोई किसी और के भी, हाँ देखते हैं किसी और के भी है या नहीं है, तो 12th क्लास के बाद अगर आप पढ़ा रहे हो उनको, कॉलेज में घुमा रहे हो उनको, ठीक है, जिंदगी की मौज दिला रहे हो उनको, रेजिडेंशियल सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल, तो उस केस में क्या होगा? लोन फ्रॉम स्पेसिफाइड, द एसएससी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस अ बैंकिंग कंपनी, जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की, एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बहुत बढ़िया, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मींस अभी जरूरत क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या आगे बढ़ो। पर्पस क्या है लोन का? द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन क्या होती है? या तो खुद के लिए, ठीक है, कौन था वो, हीरा ठाकुर, सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर ने लोन लिया है, बसें तो बढ़िया चली रही हैं, बट अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए आईपीएस बनाया हुआ, ठीक है, 12th के बाद ही होता है आईएएस आईपीएस, आपको पता ही है। सर आईएएस थी वो। चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या नॉट हो, मतलब इनके ऊपर इनके पास रहते हो या कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन, यानी अगर आप हायर एजुकेशन, बेटा ट्यूशन फीस वाले कॉन्सेप्ट में तो आपके ही बच्चे होने चाहिए, बट इस केस में हायर एजुकेशन ऑफ 12th के बाद किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हायर एजुकेशन मींस एनी कोर्स ऑफ आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 12th क्लास के बाद, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद बच्चे को बीटेक कराओ, बीकॉम कराओ, बीसीए कराओ, और सीएस ना कराओ, क्योंकि उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, द एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑन सच लोन। इंटरेस्ट, पहली बात उसका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में बच्चे का, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसको पढ़ाने में, और उसके लिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी।
पेमेंट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये तो बस पता ही है, चाहे वो पिछले साल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सीनियर ई फॉर एजुकेशन, वो भी हायर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के पेमेंट पर आपको डिडक्शन मिल जाती। मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल, कितने साल तक डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी फॉर द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर, यानी एक असेसमेंट ईयर ये वाला और इसके बाद 7 साल तक और, तो काफी अच्छा है, 8 साल तक मिलती है। इनिशियल असेसमेंट ईयर मींस द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द असेसी स्टार्ट्स रीपेइंग द लोन और इंटरेस्ट, जिस साल इंटरेस्ट, एजुकेशन कितने साल की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर्स 3-4 साल का हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप इंटरेस्ट उसकी इस साल से पे करना शुरू कर रहे हैं, उस साल से आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ई फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर का मतलब बेटा 12th के बाद वाली। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यही 7+1 पहले साल का। द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर इन विच द असेसी स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट, ऊपर ही लिख रखा है, यही टैक्स पॉइंट आपको याद करना है, कोई लिमिट जैसी इसमें चीज़ नहीं है, ना यहाँ और ना इससे पहले कहीं भी कोई लिमिट दिख रही है, नहीं सर। बस अगर आपने किसी का भला किया है, किसी के बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़ाने में, तो अगर आप इसके लिए लोन लोगे और इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बराबर मिलेगा। आगे बढ़ते सर, इंडिविजुअल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये किसके लिए 80 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर 80 यहाँ क्यों हो गया, ये तो हमने पहले से ही, मैंने अभी स्टार्टिंग ही करी थी इसकी। अगर कोई लिमिट वहाँ रह गई है तो बेटा उसके लिए आपको यहाँ और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन सुन लो क्या है। आप इंडिविजुअल हो कोई दिक्कत नहीं, बट लोन जो असेसियस टेक लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर आपने घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, जैसे तो आपको पता है कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन थी, दोनों फर्क क्या था सर। कैपिटल गेन में ऐसी एग्जेम्पशन थी, आपने अगर एक घर बेचा और उससे आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया दूसरे किसी घर में, तो आपको रिडक्शन मिल सकती थी। अगर वो समय पर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में या तो पैसा जमा करा दो, या 1 साल पहले खरीद लो, 2 साल बाद खरीद लो, या 3 साल के अंदर बनवा लो, याद है आपको, उससे कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट हो जाता था आपका। ये एग्जाम्पशन नहीं है, डिडक्शंस है। डिडक्शंस कब है, जब आप एक घर खरीदते हो, जब आप एक घर खरीदते हो और उस पर लोन लेते हो और उस लोन पर इंटरेस्ट पे करते हो। जब आप एक घर खरीदते हो उस लोन पर सर इंटरेस्ट तो माइनस एचपी में भी हो जाता था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पढ़ाया था आपने, तो भूल गए क्या आप। यहाँ पर लिमिट थी 99 वाला लोन और 99 के बाद वाला लोन, हाँ मुझे याद है बेटा, प्रॉपर याद है। बट सैंक्शन ऑफ लोन, यहाँ कुछ कंडीशन है, द लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको इन्होंने बोल रखा है 16-17, यानी ये 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच का होना चाहिए। पर सर अब क्यों आ रहा है ये, अब तो बहुत साल हो गए इसके, अभी तो 22-23 चल रहा है, हमारे असेसमेंट डेट 23-24 आने वाला है। बेटा लोन उसने तब लिया होगा, अभी तक रीपे नहीं किया होगा, तो उसकी लोन की इंटरेस्ट को हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लोन उसने लिया हो घर को खरीदने का, और लोन लिया हो 16 और 17 में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एमसीक्यू बेसिस पर आएगा ये सारे क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यू बेसिस पर है। बड़े क्वेश्चंस में अगर ये आएंगे तो मैं अगले ही लेक्चर में करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिडक्शंस को मैं 5 एक्ट्स ऑफ इनकम के संग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के संग जोड़कर एक बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपका सारा क्लियर हो जाएगा इंडिविजुअल को लेकर कि अब से इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिडक्शन एसएससी ले सकता है, उनको मैं एक क्वेश्चन में डाल दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आएंगी। बड़ा क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एसएससी ने लोन लिया 16-17 में, बहुत खूबसूरत बात। एसएससी ने लोन लिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बहुत बढ़िया बात। एसएससी ने लोन अब तक रीपे नहीं किया होगा, एसएससी ने लोन लिया 16-17, बहुत बढ़िया बात। एसएससी ने लोन लिया 16-17 में प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बट अमाउंट ऑफ लोन जो हो वो जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया है वो 35 लाख रुपए का होना चाहिए। कुछ मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है, 50 लाख था यार, हाँ लोन है 35 लाख रुपए का। वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो हो वो 50 लाख से कम की होनी चाहिए। यानी एक कॉन्सेप्ट समझ लो पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल सा है, गवर्नमेंट को लगा कि भाई कैपिटल गेन के तरीके से तो एग्जेम्पशन ले ही रहे लोग, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि घर खरीद ही रहे, बट अगर कोई नहीं ले रहा है तो हमें जबरदस्ती घर बिकवाने हैं। घर बिकवाने का मतलब क्या है कि लोग महंगा किराया दे दे के पछता रहे हैं, और हर दूसरे साल तीसरे साल उनको घर खाली करना पड़ रहा है, और यही ले रहे हैं यार घर खरीद ले हम एक।
16-17 की बात कर रहा हूँ, नोटबंदी हो रही थी उस टाइम पर, याद होगा आपको। तो गवर्नमेंट ने बोला लोग घर खरीदें, लोन कराएं, होम लोन कराएं, और अगर उनकी इनकम वगैरह अच्छी है तो उस वाले केस में घर जो 50 लाख से कम, क्योंकि तो महंगा घर कौन खरीदता है, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का अमीर लोग। हम सब लोगों के तो घर 50 लाख के आसपास ही है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसकी शायद फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए के आसपास ही है बस, ठीक है। अच्छा सर सच में? मैंने कहा हाँ सच में। मैं जिस घर में रह रहा हूँ पापा ने बनाया हुआ घर है, 25 लाख रुपए की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर। तो हम लोग गरीब तो नहीं बोल सकता, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, तो हम लोग इतना ही सस्ता घर खरीदते हैं। 50 लाख से कम का सस्ता है हमारे लिए गवर्नमेंट की नज़र में। अगर उस पर आपने लोन 35 लाख रुपए का लिया है, 35 लाख, क्योंकि लोन पूरा नहीं लेना है बेटा, 35 लाख। इससे रिलेटेड एक और सेक्शन अभी आगे आने वाला है, 80 है शायद, इसके आगे आएगा, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ ईयर बदल दी गई है और वो ईयर अब तक काम कर रही थी। यानी ये सिर्फ 1 साल इस वाले बीच पीरियड में लोन लिया हो, जब कब जीएसटी आने से पहले और नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद नोट, सर डिमोनेटाइजेशन की स्पेलिंग नहीं आती क्या आपको? नोटबंदी के बाद, बाद इन द सेंस वैसे तो शुरू पहले से ही हो गया था, नोटबंदी तो 8 नवंबर को ही थी, ये पूरे साल खुला था स्कीम, अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक। गवर्नमेंट चाह रही थी लोन लो खूब, घर खरीदो उस लोन से, और इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। 1 अप्रैल 16-17, बट लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो आपको इस सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, और अगर आप 80 लाख का लोन ले रहे हो तो इस सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको इस सेक्शन में तभी आओगे जब प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख और लोन लोगे 35 लाख रुपए का। नो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी द असेसी डज नॉट ओन एनी, ऐसा नहीं सबके लिए स्कीम। मैंने पहले आपको पीछे ऑब्जेक्ट क्या दिया, किराया दे दे के लोग परेशान है, उन लोगों के लिए उसके पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशन थी। अब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो इंटरेस्ट जो भी बन रहा है आपका, या 50,000। तो अगेन इस पर बेसिस पर क्या है, एमसीक्यू। तो बड़ा क्वेश्चन तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, 80 से क्या आ सकता है, एमसीक्यू बेटा। तो सर इतनी सारी लिमिट के लिए करें क्या, बस 2 बार, या अगर मन करे तो 3 बार डीपीपी को कर जाना जो मैंने बनाई है, कुछ मत करना। इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन के संग कंप्लीट करा दूंगा, जो आने वाली डिडक्शन है 80C की या 80CCC की या 80D की, एक आध तो 1 2 3 4 डिडक्शन को मिलाकर मैं क्वेश्चन बनाकर करा दूंगा। बाकी एमसीक्यू बेसिस पर मैंने डीपीपी में छोटे छोटे क्वेश्चन और एमसीक्यू सब डाल रखा है। Double deduction is not available where deduction under this section is allowed for any interest. Deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision. मतलब अगर आपने इससे रिलेटेड डिडक्शन ले रखी है एचपी वगैरह में, तो आपको डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। इट इज irrelevant whether such interest pertains to प्री कंस्ट्रक्शन और पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। जैसे वहां पर प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट था, एचपी में यहाँ नहीं है। 3 ही कंडीशन है, लोन 16-17 में लिया हो, लोन घर खरीदने के लिए लिया हो, लोन घर जो खरीदा हो 50 से कम का हो, 35 तक से कम का लोन हो, 50,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, जिसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कौन सा नोट लिख कर आना है। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE है, मैंने बताया था ना, अभी 80E डबल ही आया था, 80 डबल ही था ना, ई फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, 80 डबल ई ए। इंडिविजुअल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फॉर डिडक्शन 80EE, मतलब ये उनके लिए जो नॉट एलिजिबल, जो वहां नहीं जा सकते। सर कौन नहीं जा सकता वहां पर? हो सकता है उनका लोन 35 लाख से ज्यादा हो, नहीं आ सकते यहाँ पर। हो सकता है 16-17 में लोन ना ले पाए हो, बट अब the assessee has taken a loan for acquisition of residential, same provision लिखा हुआ जो वहां लिखा हुआ था। Sanction of loan, the loan has been sanctioned by the financial institution 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22। इसको शायद 23 कर दिया जितना मुझे याद है, या तो यहाँ में नहीं हुआ है, एक बार बेटा इसको चेक करना है मेरे को, ये 22 की जगह 23 तो नहीं है शायद। चलो, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड, नहीं 22 ही है, 19 20 20 21 22, सही है सही है, 3 साल तक का है, मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, 3 साल तक का है, ठीक है, 3 साल का। वहाँ 1 साल दिया 16-17, 17-18 फिर उन्होंने गायब कर दिया, फिर 19 20 20 21 21 22 कोरोना काल में आप लोगों को लोन लोगे। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत डिसाइड कर दी है, आप 45 लाख से कम का, या लोन कितने का भी कोई टेंशन नहीं है। द असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो सेम है, मतलब 80EE। अब देखो जब एक जैसी चीजें आती हैं तो कितनी जल्दी याद होती हैं। वो 16-17 के लिए था, ये 19 से 22 के लिए था। वो 35 लाख तक के लोन के लिए था, यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है। वो 50 लाख तक के घर के लिए था, 45 लाख, क्योंकि सर घर सस्ते हो गए हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नहीं, बट इनका कॉन्सेप्ट कुछ भी होगा पीछे, सेम चीज। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अदर में नहीं मिलेगी, जो यहाँ डिडक्शन लेगा ईए में, ऐसा नहीं है कि यहाँ ले ली वहाँ ले ली, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इंटरेस्ट जो पे करा है आपने और 1.5 लाख, ये बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। वहाँ 50,000 था क्योंकि पहले का था, या 1.5 लाख रुपए, तो ये ज्यादा बढ़िया है। मैं इसलिए बोल रहा था आपको इस चैप्टर में से जितना याद हो ठीक है,
एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन आना ही नहीं है, जो आने हैं वो मैंने डाल दिए हैं। बट आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, पापा को आप सलाह दे पाओ, पापा के संग बैठ पाओ, 4 लोगों के बीच में आप बोल पाओ कि हाँ घर बनाने, भले ही आपको लिमिट नहीं आता, गूगल कर लेंगे हम लोग। बट ये तो बताओ, घर खरीदने के लिए अगर आपका घर सस्ता वाला खरीदोगे तो आप उस पर लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इनकम को कम करा देगा, जीटीआई अगर ज़्यादा है, क्योंकि ये इनकम कौन सी आपकी 111A वाली होने वाली है, 112 है, 112 या कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लैटरी। क्लियर है ना मेरी बात? जी सर। अब आते हैं 80 आज के ज़माने में खूब चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बगल से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, यानी चार्जिंग वाली गाड़ी। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, पर आपको पता है मैं लड़की क्यों लिख रहा हूँ, चार्जिंग वाली गाड़ी। चार्जिंग वाली व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। संग में जैसे अभी लोन वाली बात करी तो इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है तो एसएससी एस टेकन। देखो मैंने बताया ना, इस चैप्टर को पढ़ने से ही भले ही हम एग्जाम लेवल का कम कर पाए कोई दिक्कत नहीं, बट हमें कितने सारा दिमाग खुला कि हम LIC का पेमेंट करते हैं, ट्यूशन फीस नाबार्ड में, यूलिप में, और इन्वेस्टमेंट अगर इन जगहों पर करते हैं, वो 10% 20% याद हो जाए तो ठीक है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हो जाए। बट हमें पता तो इन जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिडक्शंस मिलेंगी। फिर हम लोग घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं 45 लाख रुपए तक का, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 तक का, तो हम सलाह सर अब तो पीछे निकल गए, अब सलाह कहाँ देंगे, अब आगे भी तो ऐसे सेक्शंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। चलिए सर, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, खरीदी हुई है एक्सक्लूसिवली बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर, देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पेट्रोल महंगा हो गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाना था, उसके लिए एक दूसरे तरीके से हमें डिडक्शन देनी थी, लोग खरीदें और टैक्स बचाएं अपना। तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, व्हीकल का नाम बता रहा है, जिसमें बैटरी लगी हो, जिसमें वो हो, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूशन वाली बात अभी भी पीछे पढ़े, सेम है, जरूरत नहीं, हमारे काम की चीज़ है टैक्स पॉइंट डिडक्शंस। लोन आपने किसके लिए लिया है? फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पर सैंक्शन ऑफ लोन, ये लोन होना चाहिए, हाँ ये था बेटा जो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा था ना गलती हो रही है, ये था बेटा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 तक, यानी अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया होता अभी थोड़े दिनों पहले, तो गई तारीख, ठीक है, आगे बढ़ जाए तो पता नहीं, बट अगर 4 सालों के बीच में आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हो, तो आप उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिडक्शन नहीं है, उसके लोन पर पे करने वाली इंटरेस्ट पर डिडक्शन है। सर 1.5 लाख तक की डिडक्शन, 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन, 15 लाख रुपए का क्या खरीद लिया होगा हमने, हम तो स्कूटी दिमाग में रखकर बैठे हैं, क्या स्कूटी ही होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार नहीं आती। तो अगर आपने कोई ईवी खरीदा है कब, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो उस पर पे करने वाली इंटरेस्ट ऑन लोन या 1.5 लाख अलग अलग है बेटा, ये दोनों सेक्शन जुड़े नहीं है, जो पीछे वाले अभी भी पढ़े वो और ये अलग अलग है, यानी 1.5 लाख इज द फेवरेट सम ऑफ इनकम टैक्स का फेवरेट है बेटा, डिडक्शन चैप्टर में 1.5 लाख। दूसरा यही सेक्शन सेम है, बट वहां पर डेट 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 की जगह 22 है, जहां मैं बोल रहा था गड़बड़ हो रही है, तो वो इसके लिए था, वो है बेटा आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, स्कूटी की कीमत 45 लाख से कम की कीमत होनी चाहिए, उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो या 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। दोनों सेक्शन एग्जैक्टली सेम है, 80EEA और 80EEB, 80EEA और 80EEB, एक घर के लिए और एक गाड़ी के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल सा है आपका, रिडक्शन अंडरस्टैंड 80G, जी फॉर गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फंड्स। सर जी फॉर गवर्नमेंट से रिलेटेड तो कुछ नहीं लग रहा, देखना भी। ऑल एसएससी रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप ऑफ द एसएससी, अगर आप डोनेशन, देखो स्कूल में डोनेशन दिया तो मना कर दिया, तो उन्होंने ट्यूशन फीस कर दी, एसएससी मस्ट डोनेट, मस्ट मतलब लिखा जरूर करना चाहिए, बट नॉट इन काइंड टू स्पेसिफाइड फंड्स और ऑर्गेनाइजेशन एज लिस्टेड बिलो। पूरी लिस्ट है जो कि मैंने यहाँ पर शायद लिखवाई नहीं है,
आपको बुक से देखनी पड़ेगी, वहां पर इंदिरा गांधी राजीव गांधी योजनाएं हैं काफी सारी। डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। मोड ऑफ डोनेशन, डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 शैल बी मोड एनी अदर मोड बट नॉट इन काइंड अदर देन कैश। मतलब डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 शैल बी मेड बाय एनी मोड बट नॉट इन काइंड अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है, यानी आप कैश में 2000 से ज्यादा का डोनेशन नहीं दे सकते, क्लेम नहीं होगा। और काइंड में आप दे ही नहीं सकते, काइंड में आप दे ही नहीं सकते। असेसी मस्ट डोनेट नॉट इन काइंड, मतलब आप जो भी करोगे कैश में दोगे तो 2000 से कम, अदर मोड में दोगे, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ठीक है, ईएफटी, कुछ भी करो आप, कैश डोनेशन अप टू 2000 शैल क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। टैक्स पॉइंट ये है कि भाई डोनेशन 2000 रुपए तक का क्वालिफाई होगा डिडक्शन के लिए, कैश वाला बाकी के नहीं होंगे। प्रूफ ऑफ डोनेशन इन ओरिजिनल शुड बी अटैच्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम, ये आपको लगाना पड़ेगा। वो फंड्स की बेटा लिस्ट है, वो शायद मुझे लग रहा है यहाँ से गायब हो गई है। Specified funds or organizations are divided into two category on which limit is not applicable, item number 1 to 6 26। वो मुझे लग रहा है लिस्ट गायब हो गई है या तो आगे पीछे पहुंच गई है, एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। चलिए, on which limit is applicable, item number 27 to 33। तो लिस्ट अगर नहीं है तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करा दूंगा इसी के साथ में बेटा, ठीक है, वो शायद आगे पीछे पहुंच गई है तो वहां पर आपको एक बार देखनी पड़ेंगे, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी खास नहीं आता। जो एमसीक्यू आएगा वो 2000 रुपये वाला टैक्स पॉइंट पर आएगा कि आप कैश में 2000 रुपये तक का डोनेशन दोगे तो क्वालिफाई होगे, काइंड में आप डोनेशन दोगे तो क्वालिफाई हो ही नहीं डिडक्शन के लिए, चाहे 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, आपने ज्वेलरी दे दी, घर दे दिया, मोटर व्हीकल दे दी, डोनेशन नहीं। ये वही फंड्स हैं बेटा, जवाहरलाल नेहरू फंड्स, राजीव गांधी फंड्स, इंदिरा गांधी फंड, तमाम तरीके के फंड्स बना रखे हैं। डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसिबल, अगर कोई डिडक्शन इस सेक्शन में मिल रही है तो कहीं और नहीं मिलेगी, रिस्क वेरिफिकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, द लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैटेगरी बी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स। वो कैटेगरी भी मैंने बोला था ना, मेंशन आगे हो जाएगी। चलो, द लिमिट इज नॉट ऑन इंडिविजुअल डोनेशन बट ऑन एग्रीगेट डोनेशन, ठीक है। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैसे मिलेगी, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, 100% मिल सकती है आपको, बट कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए, पहले ही मना कर रहे हैं। 2000 से ऊपर का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, और काइंड में तो आपका 1 रुपये भी नहीं हुआ। 50% ऑफ द डिडक्शन ऑफ डोनेशन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। आप अपनी इनकम से 10 से ज़्यादा, मतलब 10% इनकम से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं दे सकते, उससे कम 100% और 50%। सिंपल, आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एमसीक्यू बेसिस पर ही आता है एग्जाम में। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। ओ माय गॉड, किराएदारों के लिए कुछ जुगाड़, पहले मकान मालिकों के लिए था, अब किराएदारों के लिए था, क्योंकि देखो किराएदार अपना पीजीवीपी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वही जिस सैलरी इंप्लॉयड है, घर किराए पर है उसका। तो एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, भैया जरूरत नहीं है। नो हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे एम्प्लॉय को क्या नहीं मिलना चाहिए, एचआरए नहीं मिलना चाहिए। मतलब एचआरए मिल रहा है तो भैया आपको ये नहीं, क्योंकि एचआरए पहले से आपको एग्जाम्पशन मिल गई है, कोई बताएगा क्या कमेंट सेक्शन में, एक्चुअल अमाउंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40 और 50% ऑफ सैलरी वाला। नो हाउस एट द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसका घर वहां नहीं होना चाहिए जहां पर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जहां पर काम कर रहा है, ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। नो क्लेम फॉर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी शुड नॉट ट्रीट एनी रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड ऑन एनी अदर प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब रियल में आपने रेंट पे कर रहे हो तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट आपको लगाना पड़ेगा। रेंट मस्ट बी पेड फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वेदर फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रेंट पे किया रिडक्शन मिल जाएगा। रिडक्शन कितना है बेटा, 5,000 रुपये पर मंथ तक का, बहुत बढ़िया रिडक्शन है, या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर द ईयर, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, इन दोनों में से। और तीसरा कौन सा, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट फॉर एकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, अरिथमेटिकली रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता था, या 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम है। यानी इन तीनों में से, जैसे एचआरए की थी, पर एचआरए में एक्चुअल अमाउंट लिखा था, या 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ जीटीआई, यानी आप 50,000 वाले घर में रह रहे हो तो अभी एक्चुअल अमाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। रेंट जितना पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करेंगे, या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई लेंगे, या 5,000 पर मंथ। इस पर एक क्वेश्चन आएगा जो मैं डीपीपी में डेफिनेटली डाल दूंगा इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीनों लिमिट है सर, इतनी सारी लिमिट है हम याद, मैंने बोला ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेड जीटीआई, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एसटीसीजी। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या होता है भाई, आपने अभी अभी जीटीआई की थी कहानी, सारी इनकम्स को जोड़कर, सैलरी, पीजीवीपी, एचपी, ऐसे बंदे की जनरली सैलरी क्योंकि, बट हम कोई भी इनकम है उस इनकम को जोड़कर आपको इन्हें घटा देना है। किसको, जो हमने हटाया था, एलटीसीजी, एसटीसीजी अंडर 111 और ये वाली सीजी, सारी चीजें बस इनको घटा देना है। इसी पर आपको लगाना है 25% और 10%। तो सिंपल सी लिमिट है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये,
ठीक है, पर 5,000 पर मंथ इसलिए क्योंकि 8 महीने रहे हो तो 8 महीने, ठीक है, घर किराए पर। वाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड जीटीए कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी शैल बी इंक्लूडेड, मतलब इससे नहीं हटाना है। जो हमने अभी पीछे पढ़े थे तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्योंकि वो तो उसकी किस्मत का पैसा है, टैक्स भी पे कर रहा है अलग से उसे, बट डिडक्शंस लेने के लिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी को हटाना है, अलग से शो करना है। डिडक्शन आप उसमें उस इनकम में से नहीं ले सकते, बट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको नहीं हटाना है। Where an assessee has been provided an accommodation by his employer at concessional rate, then rent paid by him shall be deducted while valuing such perquisite, वो तो पहले से पता है और एलिजिबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 80 GG में। जो भी रेंट ये पे करता है उसको तो माइनस कर देते थे ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकालते थे 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी माइनस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय इफ एनी। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल। अच्छा ये इसके बाद वाली है वो, तो चलो इसको भी मान ही लेते हैं। फॉर न्यू वर्कमैन एन एसएससी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। कौन है याद है 44 AB में मैंने आपको टैक्स ऑडिट पढ़ाया था जी सर, याद है वो 6% और 8% वाला जो डिजिटल पेमेंट लेते हैं, कैश पेमेंट लेते हैं, उस पर ग्रॉस रिसीट पर 8% 6% लगाते हैं, उनको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज 1 करोड़ लिमिट थी, फिर 2 करोड़, आजकल 5 करोड़ भी है, 5% ऑफ कैश वाला। न्यू बिजनेस इज नॉट फ्रेम्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब नया बिजनेस होना चाहिए, बहुत बढ़िया। नो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस, मतलब नया होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी audited and reports will be submitted once month prior to the date of filing of return of income. No deduction shall be allowed, the deduction has not been claimed in the return of income। यानी सारी बातें सिंपल सा क्या कह रहा है कि नया बिजनेस अगर आप खोलोगे तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी अगर एसएससी इज लायबल टू टैक्स ऑडिट है। बहुत बढ़िया। क्वांटम कितनी है 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। यानी 30% आपको एडिशनल कॉस्ट, यानी गवर्नमेंट का एक एम्फेसिस है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में कूदें। 80 RRB in respect of royalty or patent. A resident individual is being a patentee, owner of co-owner, एग्जाम के लिए नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस एक बार रीड कर लेनी है, इसकी क्वांटम ऑफ रिडक्शन देख लेनी है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बेटा, हटा दो इसका, कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है जो मुझे चाहिए। हाँ जी, इसके बाद एक बार देख लेना इनकम अर्न इन इंडिया 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख रुपए एमसीक्यू बेसिस पर पूछ सकता है, बस डायरेक्टली लिमिट पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें से खास। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन डिपॉजिट, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था 80 TTA सेक्शन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि बेटा इस पर बड़े क्वेश्चन में एक चीज डाल देता है, वो क्या, आप जो भी डिपॉजिट करते हो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, लाइक अपना खाता है, ठीक है, उसी में सैलरी आती है और कई दिनों तक पैसे पड़े रहते हैं, तो सैलरी आते ही पैसे उड़ जाते हैं, बट मानो आप अच्छे इंसान हो, दूसरी जगहों से अपना खर्चा चलाते हो, तो ऐसे केस में आपके खाते में पैसा पड़ा रहता है, और खाते में पैसा पड़ा रहता है तो इंटरेस्ट एक्रू होती रहती है, इंटरेस्ट एक्रू होती रहती है उसी खाते में जुड़ती रहती है। भाई मानो जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे 1.5 लाख रुपया महीना कहीं से आ रहा है, सर अपना एग्जाम्पल लेते हो आप ऐसे ऐसे अच्छी चीज़ों के लिए, हमारा एग्जाम्पल ले लो बेटा, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए आपका महीने से कहीं पर आता है, आ जाता है आपके पास मैसेज आता है, आप खुश हो जाते हो। अब आप इसको निकालते नहीं हो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके खर्चों के लिए आपके और सारे सोर्स ऑफ इनकम है, यानी किराएदार रेंट दे गया, आप उससे राशन ले आए, ठीक है, गाड़ी गवाए है नहीं है, 1.5 लाख सर क्यों मिल रहे हैं इनको, अरे वर्क एट होम एग्जाम्पल के लिए, अब 1.5 लाख इनके पड़े रहते तो इंटरेस्ट एक्रू होगी कई सारी। अब इंटरेस्ट एक्रू होते होते जस्ट एन एग्जाम्पल, इस वाले पूरे केस में 20,000 रुपए की इंटरेस्ट आ गई पूरे साल में, पैसा निकाल भी लेते हो, खर्च भी कर लेते हो, बट सर कौन आदमी है जो इतना इतना दिन पैसा रखा रहता है ना, अरे वो डरता है, वो प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीदता है, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, और बाकी उसकी डिडक्शंस कंप्लीट है, 80C वाली प्रीमियम वाली इनकम खूब आती है, उसकी एक दुकान भी है और वर्क एट होम भी कर रहा है। 20,000 की उसकी इंटरेस्ट आती है साल में, वो 4 बार आती है ना साल में, क्वार्टरली, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, या फिर सेमी एनुअली आती है 6-6 महीने बाद। तो जस्ट एन एग्जांपल 5-5 हज़ार रुपए के हिसाब से 20,000 की इंटरेस्ट आती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है।
बैंकिंग कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कहीं से भी पैसा आता हो आपका, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल सकती है इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट या 10,000, जो भी इंटरेस्ट। अगर मेरी इंटरेस्ट आ रही है 6,000 तो मुझे 6,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80 TTA में, या फिर 20,000 आ रही है तो कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपये तक का। तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट का क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। कब? जब आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है या आपने डिपॉजिट कर रखा है कोई पैसा, जरूरी नहीं आया है कहीं से तभी रखा हुआ है, आपने 2 लाख रुपए डाल दिया बैंक अकाउंट में, आपका अपना पैसा है, घर में रखना सेफ नहीं है, चोर आ जाएंगे, बैंक वाले चोर ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने पैसा रख रखा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, डिडक्शंस आपको मिल जाता है। इस केस में डिडक्शंस आपको मिल जाता है 80 TTA में। मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपये। सर बहुत लिमिटें हो गई हैं बेटा, मुझे पता है, 2-3 बार रीड करोगे, क्वेश्चंस करोगे, MCQs करोगे, हो जाएगा। डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, इनको अलग से रखा गया है, इसके लिए हमेशा एग्जांपल लेता हूं मैं। $80 TTB applicable to senior citizen. The condition to be satisfied. Gross total income includes any income by way of interest on deposits with a banking company, cooperative society. सेम है बेटा, अभी सब बस सीनियर सिटीजन की लिमिट कितनी कर दी है, बस 50,000, क्योंकि इनकी यार अब हाथ पैर चलते नहीं है, ठीक है, इनके तो खैर खूब चलते हैं, बट आपको फील कराने के लिए 60+ के हैं, और 2 साल बाद शायद मैं एग्जाम्पल शाहरुख, सलमान, आमिर खान साहब का भी ले पाऊंगा। तो अभी अनिल कपूर साहब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मानो मूवीज इतनी करने का मन नहीं है, झक्कास करके बोलते कि मैं 50,000 रुपये तक की क्या सकता हूँ, इंटरेस्ट इनकम पर एग्जाम्शन डिडक्शन ले सकता हूँ। एग्जाम्शन वर्ड गलत है बोलना, ठीक है। वेयर एंड सच इनकम इज डायरेक्ट फ्रॉम एनी डिपॉजिट हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉर्म AOP और BOI, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए, सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल उसमें भी सीनियर सिटीजन शैल बी, वैसे क्या हो गया, डिडक्शन अंडरस्टैंड 80 यूनिट रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। लास्ट डिडक्शंस है, इसके बाद शायद खत्म होगी डिडक्शंस जी। एक 80 यू की डिडक्शंस और पढ़ ले रहे हैं हम लोग। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसमें बेटा सिटीजनशिप ऑफ द इंडिविजुअल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, assessee is disabled individual assessee at any time during the previous year is certified by the medical authority to a person with, the assessee must furnish a copy of the medical authority in respect of prescribed form along with the return of income। 80 यू की डिसेबिलिटी वाली जो आपको पीछे बात करी थी, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 to 75,000, assessee सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी, तो वहां लोगे तो यहाँ 1,25,000 सेम है बेटा। सर वहां पर क्यों थी फिर 75,000। अंडर दिस सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इनका डिडक्शन इज स्टैच्यूटरी, खर्चा आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25 और 75,000 की है, तो इस पर आपको डायरेक्ट एक बड़े क्वेश्चन में एक पॉइंट डाल देता है आपका, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके एग्जैक्टली सिंपल है। यहाँ बेटा गलती से मेरे से वो 26 और 33 जो लिस्ट रह गई है 80G वाली, उनको मैं रीएड करा देता हूँ यहाँ पर। और इसी के साथ 2 मिनट की समरी में हमने क्या क्या सीखने वाली चीजें हैं। सर 80C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80D is the most important, 80E ठीक है, वो E इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली, मोटर व्हीकल्स वाली, घर वाली, वो सारी चीज़ें आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है, ये जरूर कर जाएंगे, इन पर MCQ है। TTA वाली आपकी सेविंग बैंक अकाउंट वाली आपकी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, और लास्ट 80U, तो सभी डिडक्शंस आपको अच्छे से कर जानी होंगी। अगर आपको कुछ नंबर, ज़्यादा नंबर का नहीं आता, बड़े क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा देने हैं, और इसी के साथ में इसमें ऐड करा दूंगा बेटा 80G वाली डिडक्शन जो कि गलती से यहाँ से छूट गई है। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।